जय हिंद। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ते हैं आपके बायोलॉजी का 12th क्लास का पहला टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें हम लोग इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 में हम लोग इसमें पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसको कैसे होते हैं, इसके प्रोसेस क्या है और इसके उदाहरण क्या है, तो इन सब के बारे में हम लोग इसको आगे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहली बात ये कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, इस पृथ्वी पर जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। ठीक है, मतलब जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु एक दिन निश्चित है। तो इस ऐसे कंडीशन में वो अपने स्पीसीज को, अपने प्रजातियों को बचाए रखने के लिए अपने ही समान के संतानों को जन्म देती है, मतलब अपने ही समान के संतान उत्पन्न करती है। उसको, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। जैसे कि इसमें परिभाषा की अगर हम बात करें तो इसमें परिभाषा ये जो दी गई है, रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस बाय विच organism produce young ones similar to itself. The offspring grow mature and turn to produce new offspring. अर्थात जो अपने ही समान के संतान उत्पन्न करें और वो संतान भी अगली संतान उत्पन्न करने के लायक हो, अर्थात वो भी फर्टाइल हो, तो ही रिप्रोडक्शन कहेंगे। अगर वो स्टेराइल है तो ध्यान दीजिएगा इस बात को, अगर वो स्टेराइल है उसकी संतान तो वो रिप्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया रिप्रोडक्शन की परिभाषा, जो कि न्यू ऑफस्प्रिंग अपने ही समान करेंगे। अब अभी हम लोग बात की कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, अर्थात जन्म और मरण, अर्थात बर्थ एंड डेथ के बीच का कुछ टाइम ड्यूरेशन होता है। तो हम लोग इसमें एक टॉपिक है लाइफ स्पान। ठीक है, क्या है लाइफ स्पान, तो हम लोग इसको थोड़ा सा समझेंगे क्योंकि आपके टॉपिक में दिया गया है आपके सिलेबस में। तो लाइफ स्पान क्या होता है इसको समझिए कि मान लीजिए बर्थ, बर्थ से लेके नेचुरल डेथ, ये बात ध्यान रखिएगा, नेचुरल डेथ, ये जो टाइम पीरियड है बर्थ से लेके नेचुरल डेथ का, जो ये टाइम पीरियड है इसको हम लोग बोलते हैं लाइफ स्पान। ठीक है, अब ये लाइफ स्पान सभी का अलग अलग होता है। मानिए किसी का 10 साल, 15 साल, 2 हफ्ते, 20 साल, 70 साल, 80 साल, सबका अलग अलग होता है। ठीक है, अब इसमें ये बात एक और ये है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का या किसी भी एनिमल प्लांट का साइज को देख के हम लोग उसके लाइफ स्पान को ये नहीं कह सकते कि अगर जिसकी साइज बड़ी है तो इसका लाइफ स्पान भी बड़ा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि देखिए, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि जैसे क्रो अर्थात कौवे का साइज और पैरट का साइज क्या होता है, लगभग सेम होता है ना। क्रो का, कौवे का एंड पैरट का साइज लगभग सेम होता है, लेकिन इनकी जो लाइफ स्पान है उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इस पे देखिए, किसी पौधों, सॉरी, हाँ, वृक्ष पे जाइए, ट्री पे जाइए, तो जैसे कि बनियान ट्री ले लीजिए और मैंगो ट्री ले लीजिए, इनके भी लाइफ स्पान में काफ़ी अंतर होगा। मतलब सभी का लाइफ स्पान अपना अलग अलग होता है, अलग अलग स्पीसीज का। तो यहाँ पे कुछ लाइफ स्पान के, कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पान के बारे में दिया गया है, किसी में नहीं है उसको हम बता दें। जैसे एलिफेंट का लगभग होता है 65 से 90, है ना, लगभग इतना ईयर लाइफ स्पान होता है। रोज की बात करें तो इसका होता है लगभग 5 to 7 ईयर। ठीक है,
और अगर डॉग की बात करें तो ये लगभग 20 से 30 ईयर होता है ना। ये बटरफ्लाई का दिया है 1 to 2 वीक। क्रो का देखिए 15 ईयर्स है ना। और बनाना की अगर हम बात करें तो लगभग बनाना का होता है लगभग 5 to 7 ईयर। ठीक है बच्चों। और काऊ का क्या होता है 15 से 25 है ना। 15 से 25। ये देखिए पैरोट का देखिए 140। अभी हम लोग इसी की बात कर रहे हैं कि देखिए इनका इसका साइज सेम है लेकिन इसका लाइफ स्पान 140 ईयर है और कौआ का 15 ईयर्स ओनली है। ठीक है। अब ये क्रोकोडाइल का दिया है 60 ईयर। अब हॉर्स का नहीं दिया। हॉर्स का लाइफ स्पान होता है लगभग 50 to 60 ईयर। ठीक है। अब ये फ्रूट फ्लाई है। इसका लाइफ स्पान होता है लगभग 20 to 30 डेज। ठीक है। 30 डेज इसका लाइफ स्पान होता है। और ये राइस प्लांट है। तो राइस प्लांट का लाइफ स्पान होता है 3 to 4 मंथ। ठीक। अब देखिए ये टार्टोइस का दिया है कछुआ का देखिए 150 साल जीता है। सोचिए दो दो ह्यूमन की अगर देख लिया अगर तो ह्यूमन की लाइफ स्पान स्पान लगभग 70 से 80 साल होता है। तो ये लगभग दो दो पीढ़ी निकाल देगा रैबिट। और ये देखिए आपका पैरट भी। अब बनियान ट्री की बात करें तो इसकी लाइफ स्पान लगभग 200 से 300 ईयर तक होता है। ठीक है। तो ये था लाइफ स्पान के बारे में। मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक के बीच का जो पीरियड था उसे हम लोग क्या बोलते थे लाइफ स्पान। अब हम लोग का जो टॉपिक था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक। तो रिप्रोडक्शन जो होता है इसलिए हम लोग समझ चुके कि अपने कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज, अपने स्पीसीज को कंटिन्यू बनाए रखना। जैसे हम बोले कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। किसको एक्सेप्ट अगर बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को छोड़ के है ना। एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्योंकि ये इमोर्टल होते हैं। कहीं इस पे दिया गया है लिखा है देखिए एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म मतलब कि सब सब सबकी डेथ होती है नेचुरल डेथ। बस केवल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की नहीं होती है। वो इमोर्टल है। क्यों नहीं होती है अभी हम लोग उसको समझेंगे इसी रिप्रोडक्शन में। तो अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन जो होता है किस लिए कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज की। जैसे एक कोई किसी का जन्म हुआ फिर बड़ा होगा यंग होगा फिर बूढ़ा होगा डेथ हो जाएगी। अगर डेथ हो जाएगी तो उसकी स्पीसीज खत्म हो जाएगी। लेकिन वो अपने पीछे अपने ही समान के संतानों को पीछे छोड़ जाता है। तो इसीलिए इसको बोला गया कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। ठीक है। अब देखिए रिप्रोडक्शन जो होता है वो मेनली दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का 2 प्रकार का। एक एसेक्सुअल एक सेक्सुअल। तो ये पार्ट में हम लोग इस वीडियो में बच्चों पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। बाकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब होता है कि प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग बाय ए सिंगल पेरेंट। मतलब एक ही पेरेंट के द्वारा ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाएगी अर्थात एक सिंगल पेरेंट ही अपने बच्चे को जन्म दे देगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये या तो गैमेट का इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो। दो कंडीशन इसमें हो सकती है। या तो इसमें गैमेट का इन्वॉल्वमेंट हो और एक ना हो। ठीक है। दो प्रकार का होता है। अभी गैमेट इन्वॉल्वमेंट और ये गैमेट का इन्वॉल्वमेंट जिसमें होता है नहीं होता उसको हम थोड़ा सा भी हम लोग देखेंगे किसमें होता है। अब इनके जो ऑफ स्प्रिंग होंगे देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑफ स्प्रिंग जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे है ना या एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट्स। क्योंकि जैसे अगर ये पेरेंटल बॉडी है मान के चलिए तो जो इसके ऑफ स्प्रिंग होंगे उसका भी साइज एकदम इसी टाइप के हूबहू होंगे एकदम।
इससे मिलते जुलते होंगे, इसका ये कैरेक्टर हो गया। अब जो ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे इससे, उस सिंगल पेरेंट से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोन बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, क्लोन कहाँ बनता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो कि प्रोड्यूस होते हैं ऑफ स्प्रिंग सिंगल पेरेंट से, उसी को तो हम लोग बोलते हैं क्लोन। ठीक है, मतलब इसको बच्चे पैदा करने के लिए शादी विवाह की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मतलब ये सिंगल ही अपने बच्चे को जन्म दे देंगे। ठीक, अब देखिए, जो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे कि या तो इसमें गैमेट इन्वॉल्व होगा या इन्वॉल्व होगा या इन्वॉल्व नहीं होगा। इसका उदाहरण, अगर गैमेट इन्वॉल्व हुआ तो भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। वो कैसे होगा, जैसे इसका उदाहरण है पार्थिनोजेनेसिस, है ना। इसका क्या उदाहरण है, पार्थिनोजेनेसिस। तो पार्थिनोजेनेसिस जो है, पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। अब पार्थिनोजेनेसिस किसमें होता है, हम लोग एक उदाहरण लेंगे बी का, हनी बी। ठीक है, हनी बी का हम लोग ये समझेंगे कि गैमेट के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मतलब गैमेट भी इन्वॉल्व हो तो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो कहलाएगा। तो देखिए कैसे होता है, जैसे समझिए कि मान लीजिए कि हनी बी का ये छत्ता है ना, ये हनी बी का छत्ता है। अब इसमें 3 प्रकार की बीज रहती हैं, एक तो हो गई क्वीन, एक हो गई वर्कर, और तीसरा हो गया ड्रोन। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वीन होती है ये क्या है, ये फीमेल है, ये फीमेल है। जो वर्कर है ये भी फीमेल है, और जो ये ड्रोन है ये क्या है, मेल है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा। जो क्वीन होती है, मान लीजिए एक क्वीन थी, रानी थी, इसने मतलब ये बड़ी हो गई, यंग हो गई, अब ये रिप्रोडक्शन करेगी, है ना। तो रिप्रोडक्शन करने के लिए ये देखिए ऊपर जाती है, मतलब ऊपर हवा में ऊपर उड़ के ऊपर जाएगी। और जब ये ऊपर जाएगी तो ये जो मेल ड्रोन है, ये मेल ड्रोन इसका पीछा करते हुए आएंगे मेटिंग करने के लिए। ठीक है, अब जब ये मेटिंग करने के लिए जाएंगे तो जब ये क्यों ऊपर जाएगी तो इसको एक वर्ड है, इसको बोलते हैं न्यूचल न्यूचल फ्लाइट, जो ऊपर जाते हैं। ठीक है, अब ये ड्रोन जो है मेल, ये पीछा करते हुए इसको आएंगे, यहाँ पे मेटिंग करेंगे। अब सारे ड्रोन इससे मेटिंग नहीं कर पाएंगे, कुछ ही ड्रोन, कुछ ये सेलेक्ट करेगी कि अब जो ड्रोन इससे मेटिंग कर लिए, अब इसके अंदर इस ड्रोन के स्पर्म चले गए। अब जो ड्रोन इससे मेटिंग नहीं कर पाए, अब अगर वो दोबारा इस छत्ते में जाएंगे तो इसको मार के भगा दिया जाएगा। ठीक है, अब जो मेटिंग कर लिए उसको भी ये रानी है तो खुद ही मार देंगे, अपने आप खुद मर जाएंगे। अब देखिए अब क्या होता है कहानी, अब ये जो रानी मक्खी है, मतलब क्यून है, ये आएगी नीचे। अब देखिए इसे मान लीजिए कि ये क्वीन फ्लाई है। ठीक है, ये समझिए ये रानी मक्खी है, अच्छे से तो नहीं बना लेकिन ठीक है, समझ आएगा। अब देखिए यहाँ पे इसने अपना स्पर्म स्टोर कर लिया है, अब यहाँ से एग रिलीज करेगी। देखिए यहाँ से कहानी क्या हुआ, एग रिलीज किया, एक स्पर्म मिला है, फिर क्या बना दिया, ये अपना मतलब इसे 2n, एक एन यहाँ से लिया, एक अपना अपना मिलाया, 2n बना दिया। ठीक है, अब ये जो बनेंगे 2n, ये होंगे वर्कर, मान लीजिए। ठीक है, ये वर्कर बन गए। अब मेन कहानी तो वर्कर ही करते हैं, बाकी तो सब ऐसे ही। तो ये 2n बन गए। अब इसी प्रकार से वर्कर की संख्या बढ़ाती जाएगी, और लेकिन क्वीन केवल अकेले ही रहेगी। ये क्वीन दोबारा कब बनेगी या नई रानी कब बनेगी, जब ये रानी बुट्टी हो जाएगी या किसी कारण इसकी डेथ हो जाएगी, तब ये वर्कर लोग इसी वर्कर में से नई रानी बनाते हैं। देखिए ये क्या है, इससे मिलाई एक एन इससे लिया ओवम से अपने, और ये जो स्पर्म मैटिंग करके यहाँ खेला है, इससे लेके 2n बनाएगा, इकट्ठा करेगा, फिर वर्कर बनाएगा, बढ़ता जाएगा। एक समय आएगा कि इसका जो स्पर्म इसने स्टोर किया है ये खत्म हो जाएगा। अब जैसे खत्म हुआ तो क्या हुआ,
यही ओवम केवल निकलने लग जाएगा। ये तो केवल एन है ना। अब देखिए एन, अब ये अकेला एन ही क्या बना देगा, मेल, बिना फर्टिलाइजेशन के। तो इसको बोलते हैं ड्रोन। तो ये जो ड्रोन होता है ये एन होता है। अब ये विदाउट फर्टिलाइजेशन अर्थात अनफर्टिलाइज्ड एक से बना है। ठीक है, तो यही होता है कि अगर गैमेट, ये तो गैमेट ही तो है ना, अगर गैमेट इन्वॉल्व हुआ फिर भी ये गैमेट किस में बना, मेल में, ये अनफर्टिलाइज्ड एग से बना, इसीलिए इसको बोला गया ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब लोग इसकी बात करेंगे टाइप की। तो अब देखिए ध्यान से समझिए, टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये क्या होता है। पहला टाइप है फिजन, है ना। फिजन मतलब होता है टूटना। जैसे एक है, ये टूट के दो बन गया। हो सकता है एक का टूट के तीन बन जाए या बहुत सारा बन जाए। तो ये कुल मिला के यही टूटना है, मतलब इसका सेल डिवीजन, एक प्रकार से इसको सेल डिवीजन के लीजिए। अभी हम लोग वहाँ जो पढ़े थे कि यूनिसेलुलर इमोर्टल होते हैं, मतलब इनकी नेचुरल डेथ नहीं होती है, तो उसका रीजन यही है कि जैसे इनकी डेथ होने को आती है, ये टूट के बीच से टूट के दो बन जाते हैं। अर्थात ये चचा जो हैं, जब उनको लगता है कि वो हम बूढ़े हो रहे हैं, हम मरने वाले हैं, तो ये बीच से टूटेगा और दो भाग में बट जाएगा। ये लो, अब इससे दो नए नए ऑर्गेनिज बन जाएंगे। अब फिर से जब ये नए चचा जो आए हैं, जब ये टूटेंगे फिर से नए बन जाएंगे। इसी प्रकार से इनका प्रोसेस चलता रहता है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये इमोर्टल है और अमर है, मतलब इनकी कभी नेचुरल डेथ नहीं होती। तो ये मोस्टली क्या होता है, इसको सेल डिवीजन कहते हैं। या तो टू में या मोर देन टू, है ना, इंडिविजुअल्स बनते हैं। ये अक्सर यूनिसेलुलर वाले जैसे प्रोटिस्टा और मोनेरन ये होते हैं। अगर हम फिजन की बात करें तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार कैसे होगा, पहला है आपका बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन जो होता है वो होता है, देखिए इसमें क्या होता है, जैसे एक पेरेंट्स बॉडी है, ये दो भाग में केवल टूटेगी। अगर टूटेगी तो केवल दो भागों में टूट गई, इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। ये पाया जाता है अमीबा में और पैरामीशियम में। ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिनियम, प्लानेरिया में भी पाया जाता है, लेकिन मोस्ट जो आपको एनसीईआरटी में दिया उदाहरण वो अमीबा है और पैरामीशियम। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो ये जो बाइनरी फिजन था, हम क्या होता है यहाँ पे एक बाइनरी फिजन, एक पेरेंटल बॉडी ये दो भागों में टूट गई, दो डॉटर सेल बन गए, है ना, अलग अलग। अब यही दोनों सेल नए पेरेंट मतलब नए इंडिविजुअल को जन्म देंगी। अब ये जो टूटने की प्रोसेस है ना, ये देखा जाए तो टूटने का जो प्लेन है वो लगभग तीन प्रकार का होता है। देखिए जैसे यहाँ पे दिया है, एक तो सिंपल, एक लॉन्गिट्यूडनल, एक ट्रांसफर। सिंपल का मतलब होता है कि जो, जैसे सिंपल का मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे है, इसका कहीं से भी बीच से दो भाग में बढ़ जाएगा, चाहे इधर से या तो इधर से या तो इधर से, कहीं से भी। तो जो ये कहीं से भी बढ़ जाएगा उसे बोलेगा सिंपल। देखिए सिंपल होगा, इसका प्लेन जो होगा इरेगुलर, मतलब कहीं से भी टूट के दो भागों में बढ़ जाएगा। इसे अमीबा बोलते हैं, इसका उदाहरण जो है अमीबा। और लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूड मतलब ये है, जैसे ये ऑर्गेनिज्म है इस टाइप से, तो जब इसका डिवीजन होगा तो ये लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबवत होगा। अब ये यूग्लिना और वर्टिसेला इसका उदाहरण है। और अगला जैसे है ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स में जैसे मान लीजिए एक ये ऑर्गेनिज्म है, अगर ये टूटेगा तो ये ऐसे, मतलब ये लंबवत नहीं ट्रांसवर्स होगा। ठीक है, इसका डिवीजन होगा, बीच से स्प्लिट होगा। इसका जो उदाहरण होगा पैरामीशियम और प्लानेरिया। तो ये बाइनरी फिजन हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक अमीबा के बारे में बनाया गया फिगर में, देखिए यहाँ ये पेरेंटल अमीबा था, ये बीच में इसका न्यूक्लियस हुआ, इधर जो इसके ग्रुप बने, इसका न्यूक्लियस इलांगेट हुआ, ये इलांगेट होने के बाद इसमें ग्रुप डेवलप हुआ, फिर धीरे धीरे बीच से इस तरह से और इसके अंदर आ गए, और फिर इसके बाद ये दो भागों में टूट गया, फिर दो डॉटर सेल बन गया। तो ये था बाइनरी फिजन। अब अगला फिजन है मल्टीपल फिजन। अब बाइनरी फिजन में क्या था, उसमें एक एक पेरेंटल बॉडी केवल दो भागों में टूट गई थी। इसमें मिनी इंडिविजुअल्स बनेंगे, मतलब एक से अधिक इंडिविजुअल बन जाएंगे, उसे बोलेंगे
मल्टीपल फ्यूजन ये पाया जाता है आपके प्लाज्मोडियम में और अमीबा में भी पाया जाता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम जैसे ये जिसमें जिसमें देखिए अमीबा का दिखाया गया है, ये एक अमीबा था, इसमें देखिए कई अमीबा निकल गए। ठीक है, तो ये था मल्टीपल फ्यूजन, मतलब एक से अधिक, दो से अधिक, कई सारे में टूट जाएगा, है ना। तो अब देखिए ये जो टूटता है, इस टूटने को हम लोग थोड़ा समझते हैं ये कैसे टूटता है। तो एक शब्द है इंसिस्टेशन। पहले इसे हम अमीबा की अगर हम बात कर ले तो मल्टीपल फ्यूजन हम ऐसे समझिए कि एक अमीबा कुछ इस टाइप का था। ठीक है, अब देखिए इसका ये जो पार्ट है इधर वाला, ये क्या है, इसका ये जो पार्ट है ये स्यूडोपोडिया है। ध्यान समझिएगा बच्चों, ये स्यूडोपोडिया है। क्या है, स्यूडोपोडिया। ठीक है, स्यूडोपोडिया। अब ये स्यूडोपोडिया विथड्रा होगी। विथड्रा मतलब क्या होता है, हम लोग पैसा निकालते हैं ना, विड्रॉल करना। विड्रॉल करना मतलब हमने जो अपने बैंक में रखा है उसको निकाल लिया, है ना। उसी प्रकार से इसका जो स्यूडोपोडिया बाहर निकला था, ये सारे अंदर चले जाएंगे, अर्थात अंदर जाने के बाद ये कैसा अमीबा हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, विड्रा हो गया ये, और ये बीच में न्यूक्लियस। ये किस कंडीशन में होगा, ये होगा हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में, है ना। अनफेवरेबल कंडीशन में ये विड्रा होगा अमीबा। अब इसी अनफेवरेबल कंडीशन में जो अमीबा का विड्रा होकर ये सर्कल राउंड शेप हो गया। अब यही अमीबा, जो अमीबा है, आगे चल के इसमें 3 लेयर डेवलप हो जाएगी। ठीक है, 3 लेयर, जैसे एक दूसरी लेयर और एक तीसरी लेयर, है ना। ये देखिए 3 लेयर में ये डेवलप हो गया, इसके अंदर न्यूक्लियस। तो ये जो 3 लेयर डेवलप हुआ है, 3 प्रोटेक्शन लेयर, इसको हम लोग सिस्ट बोलते हैं। जो लेयर है सभी सिस्ट बोलते हैं। तो ये जो 3 लेयर डेवलप हुआ, क्या हो गया, ये इंसिस्टेशन हम लोग बोलेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इंसिस्टेशन। ठीक है, एक स्टेप ये हुआ। अब ये इंसिस्टेशन होने के बाद अगला स्टेप है फेवरेबल कंडीशन। जब ये इंसिस्टेशन, इसका मानिए अब ये यहाँ पे 3 लेयर का बन गया है। एक लेयर ये, एक लेयर ये, कलर चेंज नहीं कर रहे हैं, एक लेयर ये। ठीक है, ये जो 3 लेयर है, अब ये फेवरेबल कंडीशन में जब आएगी तो इसका होगा मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन, जब मल्टीपल फ्यूजन होगा तो ये तीनों लेयर के अंदर जो न्यूक्लियस होगा, ये 3 लेयर थी, इसके जो अंदर न्यूक्लियस था उसमें कई भागों में टूटने लग जाएगा, है ना, अलग अलग बहुत सारे भाग में। अब ये जो टूट के बनेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्यूडोपोडियोस्पोर। राइटिंग थोड़ा सा अच्छा नहीं है लेकिन समझ में आ जाएगा। स्यूडोपोडियोस्पोर, ये यहाँ पर लिखा हुआ है स्यूडोस्पोडियोस्पोर। ठीक है, अब ये स्यूडोस्पोडियोस्पोर जब कुछ दिन बाद ये जो 3 लेयर का सिस्ट है, ये बीच से टूट जाएगी। क्या होगी, कहीं से स्प्लिट हो जाएगी बीच से। तो स्प्लिट होने के बाद मान लीजिए ये स्प्लिट हो गई। जैसे स्प्लिट हुई, यहाँ से सारे जो स्यूडोस्पोडियोस्पोर थे वो बाहर निकल जाएंगे। अब ये बाहर निकल निकल के नए ऑर्गेनिज्म अर्थात अमीबा बनाने लग जाएंगे। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन। क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन। तो ये था मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन कैसे होता है।
ठीक है। अब अगला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है आपका बर्डिंग, है ना। तो बर्डिंग मतलब क्या होता है, देखिए किसी भी ऑर्गेनिज्म से बर्ड निकला, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है हाइड्रा का, ये हाइड्रा से एक छोटा सा बर्ड निकलेगा। अब ये बर्ड धीरे से बड़ा होगा, फिर एक समय आएगा अपने पेरेंटल बॉडी से डिटैच होके न्यू ऑर्गेनिज्म, अपने न्यू इंडिविजुअल को बनाएगा। ये किस में पाया जाता है, हाइड्रा में, स्पंजेस में, ईस्ट में। तभी स्पंजेस का आगे दिखाते हैं, हाइड्रा का दिया है और ये ईस्ट का है, इसका है ये वाला वाई ईस्ट। देखिए ये छोटी सी बर्ड है, ये बर्ड अलग होकर नई बना देगी, ठीक है। तो ये था बर्डिंग। अगला आएगा, तीसरा है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन भी हाइड्रा में होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बर्ड नहीं निकलता, ये बीच से सीधे ही दो भाग में टूट जाता है, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो एडल्ट हाइड्रा टूटा, ये देखिए क्रेप ब्रेक हुआ इससे, फिर जब अलग अलग हुआ तो ये इसी फॉर्म में फिर से आ गया, मतलब इस आकार में, फिर इसका ग्रोथ हो गया। तो ये दो अलग अलग एक एडल्ट हाइड्रा बन गए। देखिए इसमें किसी भी टाइप में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी टाइप में डबल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं है, हमेशा हर जगह सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो ये तीसरा था फ्रेगमेंटेशन। अब चौथा जो आता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो अभी तक हम लोग जिस प्रकार से एनिमल्स में पढ़ रहे थे, उसी प्रकार से ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है ये प्लांट में पाए जाते हैं। तो जैसे उसमें था कि सिंगल पेरेंट से बन जा रहे थे, उसी प्रकार से प्लांटों में भी उसी प्लांट से या ट्री से ही किसी पार्ट को काट के या उससे ही दूसरा नया पौधा बनेगा, प्लांट बनेगा, जो भी बनना होगा, तो उसको लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है। अब ये इसकी जो ऑफ स्प्रिंग बनती है वो वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स बनती है। प्रोपाग्यूल्स क्या होता है, देखिए जैसे कि उदाहरण के लिए इसे ये बड दिया है, उसका पोटैटो का ये ट्यूबर है। अब देखिए ये पोटैटो ट्यूबर जो है इसमें बड निकली हुई है ना आइज फार्म में, आप लोग इसको देखते होंगे अपने घर में, कभी कभी आल बहुत दिन तक रखती है ना तो उसमें जर्मिनेशन होने लग जाता है। अब इसके टुकड़े को, अर्थात इसका प्रोपाग्यूल्स जहाँ जहाँ बड है, किसी भी पार्ट को कहीं भी सॉइल में अगर इम्प्लांट कर देंगे तो एक नई पोटैटो प्लांट का जर्मिनेशन हो जाएगा। बस ये कि इसमें बड ये होनी चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार से राइजोम, और देखिए ये राइजोम और बड और ये ट्यूबर जो होता है, ये मार्फोलॉजी में आपको अच्छे से डिटेल में आप लोग पढ़े होंगे 11th में। तो ये क्या होता है, इनके किसको राइजोम बोलते हैं, किसको ट्यूबर, जैसे आलू का ट्यूबर, ये जिंजर को राइजोम, है ना। तो इसी प्रकार से राइजोम बनाना में, जिंजर में, जैसे ये अदरक का दिया हुआ है, इसमें सभी में नोड, ये नोड और ये बड, जहाँ जहाँ बड होगा इसको कट करेंगे, जमीन पर रख देंगे किसी सॉइल के टच में, इसकी नया जिंजर का फॉर्मेशन हो जाए। इसी प्रकार से बनाना, जैसे बनाना का ये मान लीजिए प्लांट था, अब इसके नीचे ये थे, इसके स्टेम या रूट जो भी थे, अब इसमें अगर बड है तो ये वाला पार्ट कट करेंगे, ऐसे कट करके कहीं और लगा देंगे, दूसरा बन जाएगा पौधा, ठीक है। तो इस ये था वेजिटेटिव प्रोपागेशन, मतलब पौधों में कैसे होता है, ठीक। अब इसके कुछ और उदाहरण हैं, जैसे बल्बिल एगियो जो होता है, उसके बल्बिल, जैसे ये एगियो का बल्बिल है, इसको अगर इसके जहाँ जहाँ बड है इसको अगर कट करके कहीं और मतलब नया बल्बिल एगियो का निकल जाएगा। और एक है ब्रायोफाइलम, जैसे ये जो लीफ है, ये लीफ किसकी है, ब्रायोफाइलम की। देखिए इस लीफ में ही उगा हुआ है प्लांट जैसा स्ट्रक्चर, इसको अगर कट करके कहीं लगा दें तो नया ब्रायोफाइलम बन जाएगा। मतलब यहाँ कहीं पे भी डबल पेरेंटल का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। अगला जैसे वाटर हाइसिंथ है, इसको आइकार्निया बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे रूट है, यहाँ पे रूट है, ये जल में पाया जाता है, जलकुंभी भी इसको बोलते हैं। आसपास आप लोगों की नदियों का, पास में नदी होगी या तालाब होंगे बड़े बड़े, उसमें बहुत सारा पाया जाता है। इसका ग्रोथ बहुत तेजी से होता है। अब इसका ग्रोथ बहुत तेजी से होने के कारण ये ऑक्सीजन वाटर की खत्म कर देता है। इसी वजह से एक समय बंगाल में इसकी वजह से क्या बोलते हैं, टेरर, मतलब अकाल पड़ गया था, ठीक है, बंगाल में, क्योंकि ये न्यूट्रिशन सारा ले लिया। तो वहाँ पे जो वाटर में खेती करते हैं किसी भी से, फिश की मान लो हो गया, किसी और चीज़ की, तो वहाँ पे
खाने को पूरी कमी पड़ गई, इसमें खेती नहीं हुई थी, तो इसकी कांस हो गया था बंगाल। इसी प्रकार से अब देखिए रनर है, सकर है, ट्यूबर बल्ब, ट्यूबर बल्ब की बात हम लोग कर चुके हैं, रनर और सकर। तो रनर जो होता है, देखिए ये भी मान लीजिए रनर है, ऑक्जेलिस का उदाहरण है ये रनर, मतलब रनर का उदाहरण ऑक्जेलिस। देखिए यहाँ पे रूट है, अब एक रूट ये निकली, एक रूट ये निकली, एक ये। अब अगर ये थोड़ी सी रूट बड़ी हो जाएगी तो इसको कट कर कहीं लगा देंगे, लग जाएगा। इसी प्रकार से ये देखिए स्टोलिन का, इसको कट करेंगे, ये एक ही प्लांट था लेकिन यहाँ से रूट निकला, यहाँ रूट हो गया, अब इसको कट करके कहीं लगा देंगे, आराम से जाएगा। ठीक है। ये मिंट, मिंट में देखिए इसको सकर बोलते हैं, एक रूट यहाँ पे है और एक रूट यहाँ पे, इसको कट करेंगे कहीं भी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, नया पौधा। ठीक है। अब कुछ अदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव के स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म जैसे जू स्पोर है ना, जो जू स्पोर होता है ये एल्गा में जैसे क्लोरेला, ये उदाहरण यहाँ दिया गया, ये एल्गल का क्लोरेला है, इसमें से छोटे छोटे स्पोर बनते हैं। ये क्या होते हैं, ये एन होते हैं अर्थात हैप्लॉयड होते हैं, मतलब इसमें भी दो पेरेंटल का इन्वॉल्वमेंट कहीं भी नहीं है, ये हैप्लॉयड होते हैं और इससे निकल के एक प्रकार से इससे निकल के नए जूस स्पोर या क्लोरेला का निर्माण करते हैं। और दूसरा है, जैसे दूसरा है पेंसिलियम, ये पेंसिलियम, इसमें क्या होता है, छोटे छोटे देखिए ऊपर कोनिडिया बनती हैं, ये जो बनी, अब यही कोनिडिया टूट टूट के नए नए पेनिसिलियम का फॉर्मेशन करती रहती है। और अगला है स्पंज, है ना, ये देखिए स्पंज है, तो ये स्पंज जो है इसमें अंदर पाए जाते हैं गेम्यूल्स, ये गेम्यूल्स जो हैं इससे टूट के अलग होते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनल बडिंग भी हम लोग बोलते हैं इसको, तो ये इसकी बडिंग अंदर हो रही, अब यही इससे ही टूट के नए गेम्यूल, नए स्पंज बन जाएंगे। ठीक है। तो ये पाया जाता है स्पंज में, जो होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं गेम्यूल्स। तो ये कुछ अदर प्रकार के एग्जाम्पल थे। ठीक है। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये कॉमन मेथड है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन मेथड इन सिंपल ऑर्गेनिज्म। सिंपल ऑर्गेनिज्म मतलब जैसे एल्गा एंड फंजाई, इसमें एसेक्सुअल ही होता है, कभी कभी सेक्सुअल होता है लेकिन अक्सर इसमें एसेक्सुअल ही होता है। और हायर प्लांट में है, अगर हम बात करें एसेक्सुअल की, तो वेजिटेटिव जो हम लोग पढ़ लिए, और सेक्सुअली दोनों होता है। ठीक है। और लेकिन एनिमल में सेक्सुअल ही होता है, केवल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल ही होता है, जो कि हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे तो समझेंगे अच्छे से। तो ये थी जानकारी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का पार्ट 1, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग समझे। आई होप कि आप लोग इसे अच्छे से समझे होंगे। और अब हम लोग अगले टर्न पे मिलेंगे इसके पार्ट 2 के साथ, जिसे हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो और भी इंटरेस्टिंग है। तो अब यहीं तक, तो हम लोग अब मिलते हैं अगले टर्न पे, तब तक के लिए बाय बाय।